नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यूपी टेट सुपर टेट 2021 परीक्षा के अंतर्गत संस्कृत महामैराथन का, जिसमें आपके संस्कृत से संबंधित टॉप 80 प्रश्नों को लिया गया है, जो आपकी यूपी टेट 2021 परीक्षा के देश से बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंतिम तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपूर्ण ये जो भी इसमें प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, ये सिलेक्टेड प्रश्न है और आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की संस्कृत महामैराथन क्लास की। और इसको बता दें तो परीक्षा में एक बार देखकर जरूर जाए, यहाँ से आपको पासिंग मार्क तो जरूर मिल जाएंगे 30 में। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज की संस्कृत महामैराथन क्लास की और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका। इसमें सभी वन लाइनर प्रश्न लिए गए हैं, जिससे आपके कम समय में बेहतरीन तैयारी एवं रिवीजन हो सके। पहला प्रश्न आपका, स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर स्वरों की बात की जाए तो 21 प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछा जाए तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर सभी आते हैं। एक नेक्स्ट प्रश्न है अगला, संस्कृत में कुल 9 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं, जिसमें मूल स्वर 5 हैं और संयुक्त स्वर 4 हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग भी इनकी संख्या पूछी जा सकती है कि कितने मूल स्वर हैं, कितने संयुक्त स्वर हैं और कुल स्वर कितने हैं। तो कुल स्वर संस्कृत में है 9 और मूल स्वर है 5 और संयुक्त स्वर है उसमें से 4, और ये सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, ली का उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक, ली का जो उच्चारण स्थान होता है दंत होता है, और इसको आप ऋतु लसानाम दंता सूत्र से स्पष्ट कर सकते हैं। ली वर्ण, ठीक, और त वर्ग यानी तू मतलब त वर्ग, ऋतु लसानाम दंता। ठीक, ये इस वर्ण से तो ली से ली वर्ण हो गया, ठीक, और तू से त वर्ग, ये इन सबका उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसका सूत्र होता है ऋतु रुषाणाम मूर्धा। तो री वर्ण और टू वर्ग यानी ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ तक, इन सबका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अ ई उ री वर्णों के कुल 18 भेद होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अगला, ए ओ ऐ औ के 12 भेद होते हैं। ए ओ ऐ औ के कितने भेद होते हैं? 12, और अ ई उ री वर्णों के 18 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका, स्वर के 3 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए स्वर के कितने भेद या प्रकार होते हैं संस्कृत में, ठीक, तो 3 भेद होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, ह्रस्व में 1 मात्रा का समय 1 मात्रा से अधिक समय दीर्घ में लगता है, और प्लुप्त में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं, स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। ठीक, कितने वर्ग होते हैं? स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। क से लेकर म तक इनकी संख्या मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, छ किससे मिलकर बनता है? आधा क और धन स से मिलकर बना है, ये पूछा जाता है। ठीक, कि छ का किन वर्णों से मिलकर बना है? तो आधा क धन स से मिलकर बना है आपका छ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ये अक्सर कर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो है 4, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला, स स ह उष्म वर्ण हैं। ये सभी क्या है? बड़ा सा और ए स और ह, ये उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं, स स ह। नेक्स्ट अगला देखते हैं, य र ल व अंतःस्थ वर्ण होते हैं। ठीक, य र ल व क्या है? अंतःस्थ वर्ण हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला आपका, सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अभी आपने पहले प्रश्न में देखा कि सभी स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे थे? अच प्रत्याहार के अंतर्गत। और इसमें क्या है? सभी वर्ण अगर पूछा जाए, सभी व्यंजन, तो ये आएंगे हल प्रत्याहार के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
संस्कृत में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। स्वर वर्णों की संख्या, स्वरों की कितना संख्या है, तो 9 है। 5 मूल स्वर और 4 संयुक्त स्वर हैं। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। और कुल व्यंजन वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो है आपकी 33 संस्कृत में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। ठीक, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 25। ये भी ध्यान रखिएगा। जो 5 वर्ग होते हैं, ठीक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उन्हीं से 5 जो वर्ग है, पांचों में 5 वर्ण दिए गए, उन्हीं को मिला करके 25 जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला, अंतःस्थ वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सभी अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सभी अंतःस्थ वर्ण, य, व, र, ल। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं। ऊष्म वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतःस्थ वर्ण और शल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका अंग अह अनुस्वार एवं विसर्ग युक्त वर्ण है। अंग क्या है? तो अनुस्वार इसको कहेंगे और ये अह विसर्ग कहलाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। अगर पूछा जाए स्वर प्लस व्यंजन सभी वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे, तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे सभी वर्ण, यानी स्वर प्लस व्यंजन दोनों मिला करके। नेक्स्ट अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र 14 है। पूछ लिया जाता है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 है। और 14 को संस्कृत में चतुर्दश कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न, माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण आते हैं और 4 सूत्रों में स्वर आते हैं। ठीक, स्वरों की गणना 4 सूत्रों में की गई है और व्यंजनों की गणना 10 सूत्रों में की गई है। टोटल 14 इनके सूत्र है माहेश्वर सूत्र। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। टोटल 80 प्रश्न है, आप देख लीजिए लास्ट तक। 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा और संपूर्ण चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। परीक्षा में आप 30 में गारंटी है 15 नंबर से ऊपर सही करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण की 2 बार गणना हुई है। ठीक, अगर पूछा जाए माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण की कितनी बार गणना की गई है या किस वर्ण की 2 बार गणना होती है, तो है ह वर्ण। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। ठीक, इन्होंने 14 खंड यानी वही जो 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र दिए हैं उन्हीं में पूरे संस्कृत इस वर्णमाला को बांट दिया गया है महर्षि पाणिनि के द्वारा। ठीक, अगर पूछा जाए माहेश्वर सूत्र किनके द्वारा दिया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि महर्षि पाणिनि जी के द्वारा माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं और उन्हें 14 खंडों में बांटा गया है, जिसमें संपूर्ण वर्णमाला सम्मिलित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं संपूर्ण वर्णमाला को 14 सूत्रों में ही संक्षेप रूप में समझा दिया गया है। उसमें स्वर, व्यंजन, अयोगवा सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ठीक, अगर पूछा जाए प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, तो आदिरंतेन सहेता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा में, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत में या माहेश्वर सूत्र में
प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका है 42 यानी 42 है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे बाण आते हैं। ठीक, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से बाण आते हैं, तो वर्गों के तीसरे बाण आते हैं। ठीक, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा बाण क्या होगा, तो क ख ग आएगा। ठीक, जैसे ये जस प्रत्याहार कहाँ से बना है, तो जब गढ़ 10 से बना है। ठीक, जब गढ़ 10, तो प फ ब, जैसे ज है च छ ज, च छ ज, तीसरे वर्ण है ना, तीसरा आ रहा है। जैसे चू वर्ग, च वर्ग का ज क्या है, तीसरा वर्ण, च छ ज, तो च, उसके बाद से आएगा आपका छ, फिर आएगा ज। तो जब गढ़ 10 यानी ज, देखिए पहला जो इसका प्रत्याहार का वर्ण है ज, वो तीसरा है। इसी प्रकार से इस जस प्रत्याहार यानी जब गढ़ 10 प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ग आते हैं वो तीसरे वर्ण होते हैं वर्गों के। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अक प्रत्याहार में अ ई उ री री वर्ण आते हैं। ठीक, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रत्याहार से संबंधित। अक आपका दे देगा, पूछेगा इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा, तो अ ई उ री री आएंगे। ठीक, अक, ठीक, अक प्रत्याहार, तो अ से लेकर क को छोड़ दिया जाता है, क की होती है इत संज्ञा। ठीक, अ से लेकर अ ई उ री क, आपने सूत्र पढ़ा होगा। ठीक, तो री क, री और क आएगा। ठीक, तो इस क को छोड़ दिया जाता है, री तक ले लिया जाता है, इसकी इत संज्ञा होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, इक प्रत्याहार में ई उ री वर्ण आते हैं, जैसे ऊपर मैंने समझा उसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो ई से लेकर के ठीक क को छोड़ करके उसके बीच में जो भी वर्ण आते हैं इस प्रत्याहार इक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे ई उ री। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं, कंठ को विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। जो भी विसर्ग ध्वनियां होती है उन सबका उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ, और इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक, अ वर्ण, कु मने क वर्ग, क ख ग घ अंग तक। ठीक, ह वर्ग विसर्जनीय नाम मने विसर्ग जो है, ठीक, अह हो गया। ठीक, जिसमें ऐसे ऐसे बगल में लगा होगा जो भी विसर्ग ध्वनियां होंगी उनका उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ। ये ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिए, कभी आपका सवाल उच्चारण संबंधी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक, अकु विसर्जनीय नाम कंथा, अ वर्ण और कु मने क वर्ग के सभी वर्ण, क ख ग घ अंग। ठीक, ह और विसर्जनीय जिनके लास्ट में ऐसे दो बिंदी लगी हो विसर्जनीय, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला आपका 32, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसका सूत्र होता है नासिका अनुस्वारस्य। ठीक, यानी नासिका वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार जो होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, जैसे अ लिखा है, ये ऊपर जो चाक बिंदी होती है इसको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक, अगर यही बिंदी बगल में आ जाए, ठीक, यहाँ पर आ जाए, बगल में आ जाएगी तो इसको बोला जाएगा विसर्ग, और ऊपर लगा रहेगा तो अनुस्वार होगा, और इसका उच्चारण स्थान नासिका होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बड़ा सा को तालव्य और छोटा सा को दंत कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग गलत करते हैं कि जो बड़ा सा है पूछ लेता है तालव्य सा किसे कहते हैं, ठीक, और दंत सा किसे कहते हैं, तो लोग गलती कर देते हैं। ठीक, कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटा सा रहेगा या बड़ा सा। तो आज इसको क्लियर कर लीजिए ताकि परीक्षा में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो। बड़ा सा जो है इसको कहते हैं तालव्य सा, और छोटा सा को कहते हैं दंत सा। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमाक्षरों का, पंचमाक्षर यानी या अड़ा म न, ठीक, का उच्चारण नासिका होता है। इसका सूत्र होता है इया म अणना नाम नासिका च। ठीक, यानी इया बड़ का, म बड़ का, अड़ा बड़ का, न बड़ का, इन सबका जो उच्चारण स्थान होता है नासिका होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं,
और इन्हीं को पंचमाक्षर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर पंचमाक्षर करके प्रश्न पूछता है तो आप ध्यान दीजिए कि इया म अड़ न म यही सब मिला करके होते हैं 5 अक्षर, इन्हीं को पंचमाक्षर बोला जाता है और इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए संस्कृत में प्रयत्न कितने होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर आपका होते हैं 5 और बाह्य प्रयत्न होता है 11, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 36 आपका। अंतहस्थ य व र ल वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ईसत स्पृष्ट होता है। अभ्यंतर अंतहस्थ जो वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो किस नाम से जाना था? ईसत स्पृष्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला 37वां प्रश्न आपका। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। ठीक, जिस वर्ण का उच्चारण आप कर रहे हो अगर मुख पूरा खुल रहा है, ठीक, तो उसको विवृत बोलेंगे। ठीक, अगला आपका महाप्राण व अल्प प्राण वर्ण की संख्या 14 व 19 है। महाप्राण वर्ण कितने हैं? तो 14 है। अल्प प्राण वर्ण 19 है। महाप्राण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले। ठीक, महाप्राण कम वायु निकले उच्चारण करते समय तो अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका वर्गों के 1, 3, 5 और यण ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। महाप्राण अल्प प्राण वर्णों को दे करके पूछ लेता है इसमें से कौन सा अल्प प्राण है कौन महाप्राण है, तो लोग गलत कर देते हैं। तो इसको ध्यान रखिए। अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5, किसी भी वर्ग का 1, 3, 5 पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है। और यण ध्वनियाँ जो होती हैं य व र ल, उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, और अगला नेक्स्ट प्रश्न। वर्गों के 2, 4 यानी दूसरे और चौथे वर्ण एवं सल प्रत्याहार सल ध्वनियाँ, ठीक, सल प्रत्याहार के आने वाली ध्वनियाँ सल ध्वनियाँ महाप्राण होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। महाप्राण किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक, अल्प प्राण 1, 3, 5 किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। ठीक, आइए नेक्स्ट और प्रश्नों को देखते हैं। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धिरादेश है। ठीक, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो वृद्धिरादेश है। ठीक, वृद्ध संज्ञक वर्ण आ, ए, औ कुल 3 हैं। ठीक, अगला प्रश्न है अ, ए, ओ की गुण संज्ञा होती है। ठीक, जहाँ पर ए आए जिसे यहाँ पर गुण संध भी होता है, ओ का मात्रा है, ए की मात्रा है। ठीक, और इसका सूत्र होता है आदेन गुणा है। ठीक, तो वृद्ध संज्ञक वर्ण बड़ा आ, ए, औ होते हैं। ठीक, इनकी कुल संख्या 3 है। और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो वृद्धिरादेश है। ठीक, और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र आदेन गुणा है, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। आइए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है। अगर पूछी जाए संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं तो 7 विभक्तियां होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगला है संस्कृत में पुरुषों की संख्या तो 3 होती हैं। ठीक, और पुरुषों की संख्या 3 होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये ध्यान रखिएगा। और विभक्तियां 7। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, और नेक्स्ट आपका संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। कितने लिंग होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक, ये 3 होते हैं। ठीक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं। ये सभी छोटे प्रश्न लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये गलत हो जाते हैं लोगों से। हिंदी वाला दिमाग में रहता है, लोग लगा देते हैं, लेकिन ये संस्कृत में कितने क्या होते हैं ये ध्यान दे दीजिएगा, तो आपके प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होंगे। संस्कृत में लकारों की संख्या पूछा जाता है कितनी है? तो 10 है। संस्कृत के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः संधि के कितने मुख्यतः भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अकह समाणे दीर्घ संधि का सूत्र है। ठीक, अगर पूछा दीर्घ संधि का सूत्र क्या है तो अकह समाणे दीर्घा,
ठीक, जब समान प्रकार के दो वर्ण मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे अ धन अ, छोटा या मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ, तो यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक, तो वही कह रहा अकः समणे, एक समान प्रकार के जब वर्ण दो आपस में वर्ण मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका, पर रूप संधि करने वाला सूत्र एंग पररूपम है। एंग पररूपम जो सूत्र है, पररूप संधि करने वाला सूत्र है। और इसका बहुत ही फेमस जो एग्जाम्पल है, प्रेजते करके पूछता, प्रेजते में कौन सी संधि है, तो प्रे धन एजते, इसका संधि विच्छेद होता है और इसमें होती है पररूप संधि। नेक्स्ट देखते हैं, बने अप पद में पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि का ट्रिक आप जान लीजिए, ए वाला जहां पर ऐसे बनकर आएगा वहां पर होगा पररूप संधि, ऐसे जहां बना हो तो पूर्व रूप संधि वहां पर होगी। बनेयप है, ठीक, बनेयप में क्या होगा, पूर्व रूप संधि होगा, ये ध्यान रखिएगा। पररूप पूर्व रूप संधि से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है आपके यूपी टेट परीक्षा में, तो इसको गलत ना करिएगा, यहाँ से आप आसानी से इसको समझ लीजिए। पूर्व रूप में ऐसे चिन्ह बना रहेगा, अगर वो आता है तो पूर्व रूप संधि होगा, नहीं तो पररूप संधि आपका एग्जाम उसका सही आंसर हो जाएगा एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भूतपूर्व में केवल समास है। ठीक, केवल समास से एग्जाम्पल पूछ ले तो भूतपूर्व अगर देता है तो उसमें केवल समास होता है। समास से संबंधित प्रश्न है आपका। बाकी और जो समाज से संबंधित अव्ययी भाव तत्पुरुष समास, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, वो तो कॉमन है, उसको पूरा देख लीजिए, जो सिलेक्टेड प्रश्न थे इसमें लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अव्यय और नपुंसक लिंग में अव्ययी भाव समास होता है। जहां पर अव्यय शब्द है यथा, ठीक, अव्यय शब्द हो गया, ए लगकर जहां रहा वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, और सभी नपुंसक लिंग में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। पीताम्बरम में कर्मधारय समास होगा। ठीक, पीताम्बरम में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका 56वां प्रश्न 56, शशि शेखरा में बहुव्रीहि समास है। ठीक, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में आपके, शशि शेखरा में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। शशि माने चंद्रमा, शेखरा माने जिनकी जटा में हो, अर्थात भगवान शिव, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत में कारक की संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, डायरेक्ट प्रश्न, छोटा प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। संस्कृत में कारक की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक, नेक्स्ट आपका, मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला, धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत व तीर्ण प्रत्यय होता है, ये ध्यान रखिएगा। धातुओं के अंत में लगते हैं कित और तीर्ण प्रत्यय। नेक्स्ट आपका शब्द रूप, तो शब्द रूप में देखिए इतने का आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, सभी इनके विभक्तियों वचनों में रूप को, राम का, हरि का, मुनि का, पिता का, गुरु का, मधु का, इनका रूप आप याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपको परीक्षा में प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत में धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। कितनी धातुएं होती हैं, तो 3 धातुएं होती हैं। और धातु रूप में आपको क्या याद करना है, ये देख लीजिए, भू धातु, गम धातु, दृश्य धातु, इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसी में से प्रश्न आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका वाच्य संबंधी। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों वाच्य के प्रकार हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं संस्कृत में। इसमें सभी टॉपिक को सीरियल वाइज सम्मिलित किया गया, जिस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन रहे थे उन सभी को इसमें लिया गया। तो आप इसको अच्छे से 2 से 3 बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको बाद में ना पछताना पड़े कि देख लिए होते। आज देखिए और 28 नवंबर की परीक्षा में आप अपना 100% संस्कृत विषय में कर आइए। नेक्स्ट देखते हैं अगला, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 यानी 22 है। उपसर्गों की संख्या अगर पूछा जाए कितनी है संस्कृत में, तो 22 है। और अंक को संस्कृत में नाम दे करके पूछ लेता है, इससे भी एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कुछ सिलेक्टेड इसमें प्रश्न ले लिए हैं। जैसे 94 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो चतुर्नवति कहते हैं। नवति माने होता है 90 और चतुर माने 4, ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, 90 4 94 हो गया। ठीक,
इस प्रकार से आप इस अंक को आसानी से लिख सकते हैं, गलती नहीं होगा। ठीक, 83 आपका अगला। 83 को करते हैं त्रयाशीता है, त्रयाशीति है। ठीक, आशीत मैंने 100 होता है, अशीत मैंने 80 और त्रय मैंने 3, तो 80 और 3 ऐड करेंगे 83 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और पर्यायवाची में बता दें आपको क्या क्या याद करना है, इसको देख लीजिए। समुद्र की पर्यायवाची, वृक्ष की, पर्वत की, गज की, ठीक, मेघ की, ब्रह्मा की, अग्नि का, कमल का, आकाश का याद कर लीजिएगा। ठीक, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता हो मिल जाए। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है 68। थोड़े प्रश्न और बचे हैं, थोड़ी देर और आप देख लीजिए, आपकी संपूर्ण तैयारी का रिवीजन हो जाएगा। कोहनी का संस्कृत, ठीक, अंग से संबंधित भी पूछा जाएगा, सिलेबस में आपके दिया गया है। अंगों के संस्कृत में नाम, ठीक, पक्षियों के इन सब चीज़ों से, तो अंगों का भी जो संस्कृत नाम यहाँ पर उससे भी संबंधित प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण ले लिए गए हैं, देख लीजिए। तो कोहनी का जो संस्कृत नाम होता है, कोहनी को क्या कहते हैं, कफोड़ी है या कर्पूरा कहते हैं, कुपरा है, कुरपरा है। ठीक, एक कहा जाता है कोहनी का संस्कृत में नाम है। अगला देखते हैं 69। घुटना, जानू, घुटना का जो संस्कृत नाम है जानू है, और नासिका का घ्राणम है। ठीक, घ्राणम माने नासिका होती है, संस्कृत नाम है। नेक्स्ट अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि या आर्ष कवि कहते हैं। ठीक, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि या आर्ष कवि कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। काव्य प्रकाश के लेखक और उससे भी संबंधित, रचना से भी संबंधित प्रश्न है, इसको भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं कुछ सिलेक्टेड प्रश्न। तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, मम्मट हैं। ठीक, ऐसे आप जो भी है, मृक्षकटकम हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक, बाणभट्ट कादम्बरी, ऐसे ऐसे जो भी लेखक और पुस्तक संबंधी प्रवचन रचना से संबंधित, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर लिए गए हैं, इसको देख लीजिए। तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, तो मम्मट हैं। ठीक, महाभारत के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला, शूद्रक की रचना किसने की है, तो शूद्रक की रचना मृक्षकटकम। ठीक, शूद्रक की रचना मृक्षकटकम है, यानी मृक्षकटकम की रचना शूद्रक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेघदूतम कालिदास का खंड काव्य है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मेघदूत है कालिदास द्वारा रचित वो खंड काव्य है कि क्या चीज़ है, या नाटक है, तो खंड काव्य, और इनका एक ही नाटक है कालिदास द्वारा विरचित मालविकाग्नि मित्रम। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं अगला, रामायण में 7 कांड हैं। ठीक, और नेक्स्ट है आपका अगला, पंचम वेद महाभारत को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर रामचरितम, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर रामचरितम की रचना किसकी है, तो ये रचना उत्तर रामचरितम भवभूति की, भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम है। नेक्स्ट देखते हैं 79 आपका प्रश्न है, चतुर्विंशति सहस्रयी रामायण को कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्रयी किसको कहा जाता है, तो चतुर्विंशति सहस्रयी कहा जाता है रामायण को। ठीक, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो भरत मुनि है। ठीक, और है अगला आपका, महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्नि मित्रम है। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। 82, संस्कृत में अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके यूपी टेट में, जो ज़्यादा नंबर आपको दिला सकते हैं एग्जाम में, उससे जो सिलेक्टेड प्रश्न बन रहे थे उसको ले लिया गया इसमें। तो आप इन 80+ प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, हमें आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो प्राप्त करें। यहाँ पर आपको डीएलएड, यूपी टेट एवं आगामी सुपर टेट की परीक्षा के दृष्टि से भी शैक्षिक वीडियो प्रदान किए जाते हैं महत्वपूर्ण टॉपिकों के। ठीक, तो आप शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।